साथ क्या क्या हुआ? नहीं, ये हमें ही करना होगा। अब आगे मैं चर्चा विस्तार से करूंगा तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कैसे चुने गए और दोबारा जब चुने गए तो क्या क्या हुआ। लेकिन पहले हम उनके व्यक्तित्व की चर्चा कर लें। कैसा शानदार व्यक्तित्व था। आपने शायद यहाँ कहीं फोटो लगा रखी है। सादगी, सरलता, सौम्यता, विद्वता के प्रतिरूप थे डॉक्टर राजेंद्र। तिरछी टोपी, सौम्य व्यक्तित्व, बहुत सादगीपूर्ण वेशभूषा, उनके चेहरे से सौम्यता झलकती थी और मूंछों के नीचे से कभी ध्यान से देखिए ना, महापुरुष ऐसी अजीब मुस्कान है, ऐसे अकल्पनीय आकर्षण है उनके। ये महापुरुषों के ही आता है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये संस्कारों से होता है। मैंने बहुत राजनेताओं की कुशल मुस्कान को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं जहां काम करता हूं वहां यही लोग। अब चर्चा करें आगे, एक और चर्चा करें। आज अधिवक्ता दिवस है। तमाम अधिवक्ता लोग यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उनकी अच्छाइयाँ जाहिर हैं। आज अधिवक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक बड़े वकील थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके नाम पे अधिवक्ता दिवस मनाए जाने के पीछे क्या कोई कारण है? क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कभी निर्णय लिया गया? आखिर वही क्या है? संविधान सभा के अधिकांश सदस्य अधिवक्ता ही थे, इसमें कुछ संदेह नहीं। इसलिए मनाया गया कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया अधिवक्ताओं के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंकड़ बाग में उनके बहुत बड़ी कोठी, विशाल एक महल जैसी कोठी की मालिक थी, लेकिन अधिवक्ताओं के और क्लाइंट्स के कल्याण के लिए वो कोठी दान कर दी गई। और जानते हैं, उनकी मृत्यु एक सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में हुई। उनका अपना खुद का कोई मंदिर है। एक कोठी और दान की गई जो प्रयागराज में, वो भी दान कर दी गई। राजाओं की कोठी, बड़ी बड़ी समितियों के वहां भाषण हुआ करते। आज भी उन्हीं के पास है जिनको दान की गई। जिन्होंने दान किया था वो कोठी अभी उन्हीं के पास है। कितना बड़ा अंतर हुआ, कितना बड़ा फर्क है। एक वो दान जहाँ घुस नहीं पाए, और एक ये भी है, मैं कोठी का नाम मुझे याद नहीं कर रहा, यही समझ। उनके संवैधानिक दायित्वों के बारे में क्या क्या निभाए उन्होंने, क्या क्या साहित्य साधना की, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वक्तव्य और उनके विचार अगर जानने हैं, पढ़ने हैं, तो क्या देखना होगा आपको? पार्लियामेंट के डिबेट और संविधान सभा के मिनट। इंडियन इंस्टीट्यूट में जब मैं अमेरिकन और भारतीय संविधान के तुलनात्मक अध्ययन के लिए शोध कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, उस समय मैं उस लाइब्रेरी में पहुंच जाता था और मुझे वो 121 खंडों में उपस्थित पढ़ने का अवसर मिला। मैं निवेदन करूंगा कि अगर राजेंद्र प्रसाद जी को जानना है तो संविधान सभा में उनके किए गए विचार विमर्श, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को आप वहां पर देखेंगे तो आपकी उनकी विशालता, उनकी विधि ज्ञान के बारे में अंदाजा लगा पाएंगे आप थोड़ा। अब और आगे, जब संविधान सभा की बैठक हुई हो गई फाइनल, और उनको पहले टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए, बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए, याद होगा। उस चर्चा के पश्चात और जब संविधान पूरा हुआ तो जो जो वो चाहते थे वो सब नहीं दिया गया। वो चीजें संविधान में नहीं रखी गई। क्यों नहीं रखी गई, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो क्या क्या चाहते थे ये जरूर देख लें। सबसे पहले वे ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट एसेंट को रोकने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए। उन्हें अधिकार होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति को कि जो कानून यहाँ से प्रेसिडेंट एसेंट के लिए भेजे जाते हैं
विचार विमर्श कर सके, चिंतन कर सके और अगर ठीक समझे तो उसको रोका जा सके। दूसरे नंबर पर सामान्य चुनाव कराए जाने की शर्त के संबंध में वो चाहते थे कि ऐसी शर्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए। तो ये भी जान के आश्चर्य होगा, दुनिया के बहुत सारे देशों में चुनाव आयोग है ही नहीं। अमेरिका में तो कोई चुनाव आयोग नहीं। आपने देखा होगा जब क्राइसिस हुई ट्रम्प के समय क्या हालत हुई, हमारे यहाँ बहुत आसानी से गुजर जाता है। ऐसी शर्त वो चाहते थे। और तीसरा वो चाहते थे, क्योंकि वो हेड ऑफ मिलिट्री थे, वो चाहते थे कि सैन्य सूचनाओं के बारे में उनको बताया जाए और उस संबंध में वो सेनाध्यक्ष को बुला सकें, समन कर सकें और जानकारी ले सकें कि आखिर क्या चल रहा है। ये तीनों चीजें संविधान में नहीं रखी गई और किया क्या गया कि केवल वो पहले प्राइम मिनिस्टर के प्रति जिम्मेदार होंगे, वही सब कुछ करे धरेंगे। ये मतभेद कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और वो पॉइंट रखेंगे कि आखिर ऐसा किसने कहा इसको हटाने के लिए। अब हम कुछ और चर्चा कर लें जहाँ जहाँ उनके डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, पहले भी हुए, आज भी हैं। भाई आज तो कॉलेजियम की मीटिंग के समय कई देर रात तक तो अदालत चलानी पड़ती है, ये भी चलेगा डिफरेंस। लेकिन ऐसे डिफरेंस नहीं हुई जो यहाँ हुए उस काम में। हिंदू कोड में जब आया तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर लिया था कि हिंदुओं की आस्था, उनके विश्वास, उनकी परंपराएं, शास्त्रों में दी गई उनकी विधाओं को परिवर्तित करना है। उनका एक विचार था, उनके मन में कुछ संस्कार थे, इसके अनुसार उन्होंने उसको तय किया। तो पहली बार वो चुनाव जीत के आए तो सदन में उन्होंने चीज रखी कि किस तरह का बिल लाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, उन्होंने दूसरे धर्मों में के बारे में इस तरह के बिल लाने के बारे में कभी सोचा, ये गिराया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखी पूरे कार्य में, उन्होंने कहा कि ये बिल जनता की राय से नहीं है, जनता का कोई परामर्श इसमें नहीं दिया गया और मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको पत्रोत्तर दिया कि ये बिल सदन से पास हुआ है और अगर हम इसको नहीं लागू करेंगे तो पूरी दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि हम सेकुलर हैं। इसका प्रचार पुनः हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उनकी आवाज दबा दी गई और वो हिंदू कोड बिल इस दशा में जो आपके सामने है वो आया। तो रिजल्ट क्या हुआ? आज हम कॉमन सिविल कोड की बात क्यों करते हैं? आप लोग सब विद्वजन हैं, जो लोग कहते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, उन्हें जानना चाहिए कि कम से कम 4 ऐसे एक्ट हैं, जैसे शरीयत एक्ट है, ये सब सेंट्रल के कानून है, स्टेट उनको नहीं बदल सकते। भले ही आप कुछ भी कहते हैं, वो चेंज होने वाले नहीं है, चेंज होंगे जब सेंट्रल चाहेगी। स्टेट अगर करना भी चाहे तो वो उनको बदलाव नहीं कर सकता है। स्टेट के एक्ट और तब के बने हुए हैं जो संविधान लागू नहीं हुआ 1947। तो हिंदू कोड बिल के बारे में उनका जो विचार था वो बिल्कुल ठीक था और अगर बदलना ही था तो उसी समय को सभी धर्मों को शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो मेरी राय है और तब जाके इसका बदलाव किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता और आज एक कॉमन सिविल कोड की बात नहीं आती। राष्ट्रपति जब बनाए जाने के बारे में चर्चा शुरू हुई, मैं बिल्कुल बेकार से हर बात कहूँगा। एक चिट्ठी लिखी गई तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको राष्ट्रपति के रूप में नहीं चाहते। ऐसा छल, ऐसी प्रवंचना राजेंद्र प्रसाद जी बहुत दुखी थे। उन्हें ये बताया गया था कि आप भारत के राष्ट्रपति बनने वाले। उस पत्र के बारे में अब वो चूंकि सज्जन थे, कह नहीं सकते थे पब्लिक में, उस पत्र की एक प्रति उन्होंने सरदार पटेल जी को भेज दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजदाय गोपालाचार्य को बनाना चाहते थे राष्ट्रपति। उस पत्र को देखकर सरदार पटेल समझ रहे कि मेरा नाम लेकर उनको रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने।
उन्होंने उसका उत्तर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री को बात लिखी उन्होंने कि इनसे सर्वोत्तम राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं हो सकता और मेरे नाम पर ऐसी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तब जाकर उन्होंने दोबारा पर विचार किया, फिर कमेटी बैठी और फिर जाकर के उनका नाम फाइनल हुआ। और मुझे ये भी बताया गया पढ़ने को मिला कि उस पत्र का उत्तर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूरा 6 घंटे लगा कर दिया। ये कौन है? अरे ऐसी 4 लाइन लिखने के लिए इतना अंतर्द्वंद किसके लिए? क्यों भाई, क्या मनोमस्तिष्क चल रहा है आपके कि आप कोई 4-6 घंटे लिखे 4 लाइन की चिट्ठी लिखने के लिए? ऐसा महामित्र था उनका। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो वास्तव में इच्छा कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सच्चाई है, कोई संदेह नहीं, मुझे कोई भय नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सच्चाई है और आप सब लोग किताब खोलेंगे तो आपको अंधकार की चीजें मिलेंगी। ऐसा होता, कौन होता प्रधानमंत्री अगर ऐसा नहीं होता तो? श्री राजा गोपाल जो विशुद्धता मनोमस्तिष्क से एक यूरोपीय चिंतन के व्यक्ति थे, तो शायद उनसे ज्यादा मेल खाता रहा होगा, तो उन्हीं को अपना राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विचारधारा के हैं। उनके मनोमस्तिष्क में जो अंतर्द्वंद था वो केवल हिंदुस्तानी, हिंदू संस्कृति, हिंदू विचारधारा की तरफ राष्ट्र को ले जाने का यही मतभेद था। और कोई खेतों में झगड़ा थोड़ी था दोनों के बीच, ना कोई पावर का ऐसा था। वो तो पावर सरेंडर करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगली नीतियों में आता है बहुचर्चित सोमनाथ मंदिर। आदरणीय सरदार पटेल जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम सोमनाथ मंदिर का निर्माण करेंगे। यह भी जाना चाहिए। आखिर इस आक्रांता के द्वारा ढाया गया विशुद्धम विशाल मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों न हो? क्या हम ये बनवाने जा रहे थे? और उसके बनवाने के लिए शुरू से ही इसका विरोध होने लगा और अंततः जब उसके उद्घाटन का अवसर आया तो रिटर्न में एक लेटर जारी किया गया कि आप भारत के राष्ट्रपति रहते हुए वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्या मनाही है? छोटा मोटा माननीय न्यायमूर्ति ने पूरा संविधान पढ़ा होगा, हमने भी कभी कभी छोटा मोटा हम नहीं पढ़ा, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिला कि इससे सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। नहीं कहीं पढ़ने को मिला। सेक्युलरिज्म का तात्पर्य जो सरदार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में है वो जानने लायक। सब धर्मों का सम्मान करें, लेकिन किसी का अनादर न करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधर्मी हो जाए, विधर्मी हो जाए, धर्म को छोड़ दे, त्याग दे, क्यों? क्या यही सेक्युलरिज्म नहीं है? और कितना परिवर्तन आ गया है। देखिए अब क्या है और पहले कैसे था। उनका ये दुराग्रह तत्कालीन प्रधानमंत्री का बहुत भारी पड़ा। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि उनको जाने तक की व्यवस्था वहां नहीं की गई। और उन्होंने जो भाषण दिया है उद्घाटन अवसर पर वो रिकॉर्ड में कभी अवसर मिले तो जरूर देखिए। उसमें हिंदुस्तान की आत्मा बसती, हिंदुस्तान का भविष्य बसता है। आप कभी देखिए तो सही उन्होंने वहां क्या कहा। उसके एक पुस्तक भी मौजूद है उसका छोटी। उनका भाषण इतना सार्वजनिक था कि मैं तो बहुत मतलब दुखी रहा उसको पढ़कर कि कैसी अड़चने रही होंगी जब उनको ये सब कहना पड़ा पब्लिकली। वो बहुत ही शांतिपूर्ण सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो इस तरह का अच्छा प्रपंच उनके हृदय में रहता नहीं था। बहुत विवस्था से ही उन्होंने सब कुछ वहां कहा होगा। आप विद्वजन हैं, मैं खुदा निवेदन करता हूँ कि अगर समय मिले तो उस पत्र को जरूर उनका पत्र जो है उसको दोनों परिवार जरूर देखिए। पत्नी के बारे में भी शादी का लोग इस तरह की बात को सौंप देने का कोई औचित्य न पहले था न आज। कैसे थाली में सजा करके तिब्बत को रिजल्ट क्या है कि चाइना हमारे जवानी में है। इस मामले में भी उन्होंने लिख करके मंत्रिमंडल को मना किया था कि ये तिब्बत की नहीं थी, भले इसको पास किया हो, ये उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है और इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। और क्या परिणाम है आप अच्छे से जानते हैं। बहुत समय नहीं है कि इसके
बारे में हम लोग चर्चा करें, साहित्य साधना के बारे में चर्चा कर लें। उनकी पुस्तकें आप सब लोग जानते हैं, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एवं चंपारण, भारतीय संस्कृति और खादी का साथ उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगर हमें उनको वास्तव में उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी है तो आपसे वो है नहीं, उनकी पुस्तकों को जरूर समय निकाल कर देखना होगा। तो साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, बहुत सारी पत्रिकाओं का भी उन्होंने किया है, लिखा है, और बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया है। चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने ढेर सारी समाज सेवा किया और समाज सेवा के कारण ही अपना बहुत विशाल भावना को गवा बैठे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आदरणीय दीनानाथ श्रीवास्तव जी सर जब आप घंटी बजा देंगे मुझे रोक देंगे, क्योंकि मुझे मना कर देंगे, मुझे कोई जगह नहीं है, तुरंत खत्म करेंगे हम लोग। मैं किसी तरह का जो है आपको ओरियत नहीं करना चाहता हूँ। 12 वर्ष में विवाह हो गया था, उस समय 70 में विवाह हो जाती। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान करके, जब दूल्हा दरवाजे पर उतरा तो सो रहा जगाया गया, विवाह होना, गोद में लेके उनके पिताश्री मंडप पे लेकर के गए। ऐसा कौन जानता था कि वो बालक भारत का राष्ट्रपति होगा। कितनी सरलता रही होगी, कैसा वातावरण रहा होगा, कैसी संस्कृति रही होगी कि उन्होंने तय किया कि हाँ बच्चे की शादी करनी है। और दूल्हा आराम से, अब तो दूल्हे की शादी वाली है तो 2-3 घंटे में जहाँ ये क्या होता है बड़ी मुश्किल। ऐसे व्यक्ति के लिए हम अपनी शुभकामनाएं, अपना सद्भाव प्रकट करते हैं। विद्वता ऐसी थी, स्टूडेंट के रूप में इतने मशहूर थे, उनकी राइटिंग जैसे थी। हमारी राइटिंग अगर हम पेशकार न हो लिखते थे तो थोड़ी देर बाद हम ही नहीं पढ़ पाते। तो वकील साहब कहते साहब इसमें क्या लिखा है, मैंने कहा आप ही पढ़ लीजिए, मुझे उसका जैसे मोदी, आप उनके कभी पत्र देखिएगा, इंटरनेट पे पढ़ेंगे, इतनी सुंदर राइटिंग। और यही कारण था कि एक बार उनकी विद्वता को देख करके उनके सामने में लिखा कैसा महसूस होता होगा अध्यापक को, कितना गर्व होता होगा उस अध्यापक को जो वो लिखता होगा कि मुझसे बेहतर। ये मामूली बात नहीं है। हाँ, लेकिन गुरुजन सदैव गौरव अनुभव करते। अगर उनका बालक में IAS बनता है तो सबसे बड़ी खुशी होती है, या माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते, पहली खुशी टीचर को होती। हाँ, वो गर्व से कहती है मेरा पढ़ाया हुआ है वहां बैठा है। और उनको जैसे पिता कैसे सोचता है जब कोई बच्चा हमारा आगे नहीं सकता, ये गौरव उनको प्राप्त है। मुझे नहीं लगता कि हमने तो टीचरों से केवल मार खाया है और कुछ कभी मिला हो। अब उन्होंने LLB भी किया, सार्वजनिक जीवन में आने का उनका समय आ चुका था। ये था कि भाई छोड़ना है। आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको एक पत्र लिखा, बड़ा ही भावुक पत्र है, कभी अवसर मिले तो देखिएगा कि आपको ये वकालत करके अब सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप सार्वजनिक जीवन में देश की स्वतंत्रता, मातृभूमि की स्वतंत्रता, मातृभूमि के गौरव के लिए आप अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कोई वरिष्ठ अपने बच्चों को जो संदेश देता है, टैगोर साहब का वगैरह अभी पढ़े जाने योग्य है, कभी समय निकालिए तो उसको जरूर पढ़िए। इसके पहले आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात कर चुके थे और उनके मन में भाव था कि अब ये पैसा जो हम कर रहे हैं व्यवसाय को छोड़ना होगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी भूमिका को प्रारंभ करना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा, बड़ा भावुक पत्र, अपने बड़े भाई को और अपनी पत्नी को, जिसके साथ जीवन बिताने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उससे अनुमति लेना आवश्यक है। दोनों को भोजपुरी में एक पत्र लिखा गया है, अगर आप भोजपुरी जानते हो तो जरूर उनको देखिएगा। उसमें उन्होंने किन शब्दों में क्षमा याचना किया है और किन शब्दों में कहा है कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं देश की सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर आ जाऊँ। वही बहुत अच्छा है। और ये भी इसमें आगे लिखा हुआ है कि उनके भाई 4 दिन तक रोते रहे, ये सोचकर कि लड़का बाहर गया। वे कहते ना गाँव में कि फांसी में हाथ हो गया, तो क्या तो रहे थे देश सेवा के लिए। ऐसी परिस्थिति में 4 दिन बाद उन्होंने पत्र का जवाब दिया, लेकिन ना जाओ,
भारत माँ की सेवा के लिए, भारत भूमि के बलिदान के लिए आप निकलना होगा। तो तब वो जाकर के राजनीति में शामिल हुए। राजनीति में शामिल होना, ऊपर से नीचे आना, आज के जरा कभी तुलना तो सही करिए आप लोग। आज किसी को आज कोई रोता है क्या घर छोड़ने के बाद? ये आज क्या है? अब मैं राजनीति में कार्य कर रहा हूँ, तो कौन सा कार्य कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसलिए जाते हैं, सबको पता है। शतांश लोग होंगे जो देश की सेवा कर रहे हैं, शतांश ढूंढे नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। सब मालूम है कि राजनीति किसके लिए की जाती है, और सबको मालूम है कि राजनीति कैसे की जाती है और किसके लिए की जाती है। लेकिन वो एक दूसरी कौम थी, दूसरी चिंतन के लोग थे जो राजनीतिक सेवा के लिए करने आते थे, वो आए और उनका बड़ा नाम। अब एक और चर्चा करें। बहुत पुराना 1962 में एक खाता खुलवाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। 1192 रुपये जमा थे उसमें, और आज भी उसमें 1192 रुपया जमा है। मुझे नहीं मालूम, शायद तो ब्याज बार पड़ गया। तो ऐसी तरह ऐसा क्या 1192 रुपया कुल उनको, मुझे शायद कितनी पेंशन मिलती, पेंशन उनको करीब 1100 रुपया पेंशन मिलती है। सरकारी आराम से जीवन करता था। लेकिन ये भी लोगों को देखा नहीं गया। समय हुआ, राजनीतिक भवन से वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद ब्लिट्ज ने उस समय अपने संपादकीय में लिखा था, आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ताने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या यही दिन देखना था इस देश को? यही उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन था इस देश का? इस महान राष्ट्रपति को ताने की प्रतीक्षा करनी पड़े? अधिकार है ऐसे लोगों का। और कौन सी गाड़ी किसके पास नहीं है, जो कुछ ही पद भी नहीं है, कुछ नहीं है, और उन्हें ताने में बैठ करके रेलवे स्टेशन आना पड़ा। गए वहां से पटना जाकर के उनके पास कोई मकान था नहीं। सदाकत आश्रम में रहने को मिला। सदाकत आश्रम में जब जयप्रकाश नारायण को देखने के लिए पहुंचे तो एक, उनको आपको मालूम होगा शायद, उनको 6 टीबी वाली थी, टीबी रोग था उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे से जुड़ रहे थे जब जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पहुंचे देखने के लिए, और उनकी दशा देखी। कोई अनुसेवक नहीं, कोई नहीं, अकेले धोती पहने हुए पड़े थे कले बदल। यही व्यवहार होना चाहिए था उनके साथ। आखिर क्या कर दिया था अपराध उन्होंने देश के लिए? वो चाहते थे कि उन्हें दिल्ली में कमरा दिया जाए जैसे इस समय दिया जाता है। वो चाहते थे कि वो पुस्तकें लिखे, वो साहित्य सृजन करें रिटायरमेंट के बाद। एक कमरा, एक छोटी सी कोठरी उनको नहीं दी गई। हम कैसे अनुशंसा करें, कैसे प्रशंसा करें उन लोगों की जिनके कई कई बीघे में समाधियां बनी हुई, पूरा यमुना के किनारे पूरा घिरा हुआ है। उनकी समाधि कहाँ है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। हवा से कहता हूँ कि आप नहीं बता सकते कि उनकी समाधि पटना के किस क्षेत्र में और कितनी बड़ी। वहां गए होंगे आप जरूर, जहाँ नहीं आपको मालूम, कई बीघे में पूरा यमुना के किनारे गिरा हुआ। हमारे पास समय नहीं है, ना हमें जानकारी है, ना हम जानकारी करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, करना ही पड़ेगा। जीना सर उठ के इसका मतलब नहीं है खत्म करें। कुर्ता पजामा पहनकर पहली बार गए टॉपर से, लोगों ने कहा कि ये कौन सा लड़का आ गया कॉलेज में कुर्ता पजामा पहने। अरे इसको जैसा कि निंदा होनी थी, चौतरफा वार हुआ उनके, लेकिन वो डटे रहे। और जब उनको यूनिवर्सिटी टाप किया उन्होंने, तब पता चला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हम आज हिम्मत कर सकते हैं कि हम धोती कुर्ता पहनकर अपने ऑफिस में जाए? ऐसी पराधीनता, मानसिक पराधीनता क्यों आ गई कि हम मजबूर हो गए कि नहीं साहब, हम तो टाई लगाएंगे, हम कोट पहनेंगे, हम पैंट पहनेंगे, हम कभी धोती कुर्ता पहनेंगे। तो हिम्मत नहीं कर सकते। अगर हम चले जाए तो शायद ही धोती डालें। ये ऐसा हुआ क्या? इस पर जरूर एक बार चिंता करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। एक छोटी सी घटना और उनके साथ ये और सरलता की, वो कभी कभी जब निकलते थे दौरे पे तो कई
स्टेज पे जाते थे। उनका कोई निजी काम नहीं होता था। वो कभी किसी बड़े प्राणी के जहाज में जन्मदिन मनाने के लिए नहीं गए। वो जनता से मिलने के लिए जाते थे, उनका दर्द समझने के लिए जाते थे। और जब गए और कई बार दौरा हुआ तो उनके पैर में दर्द होने लगा। उनसे कहा, तो देखा कि ये दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने उसको जूते खोल कर देखा, जूते का तंगा फट गया, चीजें निकल आई, घूम गया। वो भारत के राष्ट्रपति अंदाजा लगाई। किसी ने कहा कि जूते नए खरीद लिए जाए। मैंने कहा शायद अभी और कहेंगे, लेकिन जो हम सेवक थे उनके वो नहीं माने और नया जूता मैंने जो पढ़ा है उस जमाने में 35 रुपए का खरीद के लाया गया। इसे भारत के राष्ट्रपति ने पहना। इतना विनम्रता उनके अंदर थी। मैं एक और स्टेज कहूँगा आपको। और वह दरभंगा की महारानी थी। वो मिलने की आई तो उन्होंने खड़े होकर प्रणाम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि राजेंद्र, तू राजा बनेगा? कहे नहीं, हम तुम्हारे सेवक हैं। तो देखिए कभी मंत्रीगणों को क्या अभिमान है। बात करेगा सीधे में बात कर ले तो बहुत बड़ी बात। ऐसी निर्मानता, ऐसी सरलता, ऐसी सादगी, ये सब स्वभाव कहाँ मिलता है। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी वो खत्म करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ विद्वजनों से कि उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़ें और स्मरण करें और ये भी प्रयास करें कि क्या हम उसका सदांश भी अपने ऊपर लागू कर सकते। और अगर नहीं कर सकते तो इन सभाओं का, इन गोष्ठियों का, इन तमाम बातों का कोई मतलब नहीं। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सिंह साहब। आपने उन पत्रिकाओं का जिक्र किया जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद